हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास क्या है, सबसे पहले थोड़ी देर में इसको समझ लेते हैं कि आखिर में संसाधन एवं विकास क्या है। तो संसाधन का मतलब ये होता है कि जो भी हम अपने जीवन स्तर में उपयोग कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में सुबह से लेकर शाम तक जिन भी चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए संसाधन कहलाता है। चाहे सुबह ब्रश उठाया आपने, नहाया, साबुन लगाया आपने, तौलिया का उपयोग किया, या शाम तक गाड़ी मोटर यहाँ वहां आना जाना, तेल पानी खर्चा, जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। अब क्या है विकास। तो विकास का मतलब ये होता है कि जो संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं उसमें दिन ब दिन चेंजमेंट आए, एक बेहतर संसाधन आपको उपयोग में आए आपके, कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई साइकिल से चल रहा है तो उसके लिए संसाधन क्या हो जाएगा, साइकिल। लेकिन वो साइकिल से मोटरसाइकिल में आ जाए तो वो हो गया संसाधन का विकास। जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि जो है कोई व्यक्ति मान लीजिए एक छोटे मोटे झोपड़ी में रह रहा है और वो एक बढ़िया घर में रहने लगे, 2-4 कमरे बनवा ले, उसके लिए वो क्या हो गया, संसाधन का विकास हो गया। फिर कुछ समय बाद वो 2-4 कमरे से एक बड़ा सा इमारत बनवा ले तो उसका संसाधन का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो उसी विकास में हमारे लिए बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण रखती हैं, जिसमें से आज एक टॉपिक आप सबके बीच में रखे हैं जिसका नाम है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन हमारे ही जीवन स्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के जीवन स्तर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, मृदा नहीं होती तो शायद इस दुनिया में लोगों का होना असंभव था। क्योंकि मृदा के बिना कोई चीज उपज हो ही नहीं सकती, ना पानी की संभावना की जा सकती है, ना ही कोई चीज खाने पीने वाली चीज की संभावना की जा सकती है। तो मृदा हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, प्लस जो हम अनाज कृषि करते हैं उसके लिए उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, हर एक जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए ये मृदा उपयोगी है। अब मृदा बनने में किन किन चीजों का योगदान होता है, मृदा बनती कैसे है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मृदा संसाधन में पहला योगदान किसका होता है। तो पहला योगदान होता है उच्चावच का। उच्चावच क्या है, तो उच्चावच जो है वो कोई भी पहाड़ पर्वत ये धीरे धीरे खंडित होते रहता है, टूटते रहता है, या फिर पहाड़ पर्वत पर आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेती करते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार का, यहां भी पहाड़ी मृदा होती है और इस पहाड़ी मृदा पर भी खेती होती है। तो ये उच्चावच मृदा हो गया। यहां पर कैसी मृदा है, उच्चावच मृदा। और ये उच्चावच मृदा हमेशा स्थिर नहीं रहती, ये उच्चावच मृदा धीरे धीरे बहती रहती है और बहकर आकर वो जो है नीचे मैदानों पर फैल जाती है। किसके साथ बहती है, तो वर्षा के जल के द्वारा बहती है, नदियों के साथ बहती है, इन सब के साथ वो धीरे धीरे बहती रहती है। तो ये आप उच्चावच समझ गए। उच्चावच कहाँ की मृदा होती है, किसी ऊंचे स्थान की मृदा, जैसे पर्वत पहाड़ की मृदा जो वहां से धीरे धीरे कटती रहती है, वो वाली मृदा उच्चावच मृदा कहलाती है। अब शैल क्या है, शैल समझते हैं। तो शैल का मतलब होता है चट्टान। जैसे आप ये जानते हैं कि हिमालय से जो नदी निकलती है जैसे गंगा है, फिर इधर आपकी चली जाती है सिंधु, इधर आपकी चली जाती है ब्रह्मपुत्र। तो ये सारी नदियां अपने साथ चट्टानों को तोड़ते हुए बहती हैं, और चट्टानों को तोड़ते हुए बहती हैं और धीरे धीरे ये लाकर तराई क्षेत्रों में और या फिर उत्तर भारत के मैदान में ये अपने साथ उन मृदा को लाकर फैला देती।
कौन से? ये जो पहाड़ी मृदा है या चट्टाने हैं, उनको ये क्या करती हैं, लाकर तोड़कर फैला देती हैं। तो सैल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। किसका? सैल का। तो सैल मतलब चट्टान। ये सारी मतलब जो चट्टानें वो धीरे धीरे क्या होती हैं, टूट के नीचे चली आती हैं। या फिर आप ये जानिए जो नीचे पठार है, दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भाग में जो पठार है, इसको आपको बता देते हैं। ये आपका दक्षिणी भाग है, यहां पर क्या है, दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार हो गया। तो यहां पर जब ये पठार धीरे धीरे महीन महीन टुकड़ों में ये टूटते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सेल ही टूट रहे हैं। और वही सेल टूटते हैं जो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं बारिश के कारण या तापमान के कारण या किसी अन्य कारण। वही सेल क्या होते, धीरे धीरे टूटते रहते। तो सेल भी आप समझ गए होंगे। अब संस्तर क्या है? तो जो संस्तर है उसके बारे में समझ लेते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, उस मिट्टी के कई भाग होते हैं। जैसे किसी भी स्थान के आप मिट्टी को ऐसे काट लो, और उस मिट्टी को जब आप काटोगे तो उसमें आप उसको कई भागों में बांट सकते हो। जैसे एक हो गया ओ ऑर्गेनिक, ठीक, एक ए हो गया टॉप सोल हो गया, बी सब सोल हो गया, सी आपका जो है बेड सोल हो गया, आर रॉक माने चट्टान। तो जो ऊपर वाला है ओ ऑर्गेनिक वाला जो सबसे मतलब उपजाऊ होता है, तो ऑर्गेनिक वाला ऊपर वाला जो सोल मिट्टी है आपका, वो हमेशा हवाओं के साथ, पवन के साथ जो है या बरसात में ये मिट्टी हमेशा बह जाती है, इधर उधर उड़ जाती है। ये जो आपका टॉप सोल है, इसी में खेती की जाती है। खेती जो होती है वो इसी में की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो पौधे की जड़ होती है वो इसी में होती है। किसमें? ए में। बी वाली जो सोल है, बी वाली सोल में पौधों की जड़ नहीं आती। इसमें जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ बी तक आ जाती है। कहां से? यहां से। मतलब पेड़ों की जड़ यहां तक आती है, ये पेड़ की हो गई, और पौधों की जो जड़ है वो यहां तक आती है, ये पौधों की हो गई। ठीक है। सी में ये आपका है चट्टान। चट्टान के हल्के जो भाग हैं, जो थोड़ा बहुत टूट जाते हैं, ये चट्टान है, बिल्कुल टूटा नहीं है। लेकिन यहां जो सी में है, ये आपका जो चट्टान है ये बेड सोल कहलाता है। मतलब इसमें चट्टान और मृदा दोनों मिक्स है। चट्टान के भी कुछ हिस्से हैं और मृदा के भी कुछ हिस्से हैं। किसमें? इस सी वाले हिस्से में। सबका नाम लिख देते हैं। ये हो गया आपका रॉक, ये हो गया आपका बेड सोल, ये हो गया आपका सब सोल, और ये आपका हो गया टॉप सोल। मतलब सबसे ऊपरी मिट्टी जो स्थिर रहती है। और ये ऑर्गेनिक सोल। केचुए और ये सब जो मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं वो ए वाले सोल में ही पाए जाते हैं, टॉप सोल में। ठीक है। तो आप संस्तर भी समझ गए। अब इसमें जो है जो रॉक सोल हो गया, बेड सोल हो गया, ये सब सोल हो गया, ये टॉप सोल हो गया, और ये ऑर्गेनिक हो गया। हमने आपको बताया कि खेती किस में होती है? ए वाले सोल में होती है। ओ वाला जो सोल है वो हमेशा हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा इधर उधर बह जाता है, इधर उधर हो जाता है। लेकिन ए वाला सोल वो स्थिर रहता है। अब जलवायु का
बहुत ही काम है। जलवायु हम आगे समझेंगे, टॉपिक लिखा हुआ है पहले से ही, तो जलवायु हम समझ लेंगे। वनस्पति भी हम आगे समझेंगे। जैव पदार्थ, जैव पदार्थ समझ लीजिए कि जैव पदार्थ क्या है। तो जो जैव पदार्थ है कि वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है जहां पर जो जीव जंतु अधिक दबकर मर गए हैं, वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ बन जाती है। तापमान, तापमान भी हम आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल भी हम भूमि की बनावट में पढ़ेंगे इसको। पवन, तो जो पवन है इसका भी मिट्टी के विकास में बहुत ही योगदान है, क्योंकि आप देखते हैं कि मरुस्थल हो गया या फिर कहीं जो है जब गर्मी के मौसम में लू चलती है तो उस समय हवाओं के साथ मिट्टी अपना स्थान बदल लेती है, उड़कर इधर उधर चली जाती है। और मरुस्थल में तो हमेशा हवाएं चलती रहती हैं दिन के समय में, और हमेशा जो है बालू के टीले कभी इधर बने हैं कभी उधर बने हैं, और इसी प्रकार जो वहां की मिट्टियां होती हैं वो भी अस्थिर नहीं रहती, वो हमेशा उनका जगह बदलता रहता है। हिम नदी क्या है? तो हिम नदी वही है जहां से नदियां निकलती हैं। अब जैसे यहाँ मानसरोवर झील से ये नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु और इधर ब्रह्मपुत्र, तो ये सारी नदियां कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हिम मतलब पूरा का पूरा बर्फ है और वहीं से ये नदी निकलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है हिम नदी। जबकि नीचे की जो नदियां हैं वो बरसात का जो पानी होता है जब तक होता है तभी तक ये नदियां बहती हैं, अन्यथा वो धीरे धीरे उनका बहाव कम हो जाता है। एक समय ऐसा होता है वो जब वो सूख जाती हैं। लेकिन ऊपर से जो नदियां निकलती हैं ये हमेशा बहती रहती हैं। इनमें पानी कम हो सकता है, ठंडियों में कम हो जाता है क्योंकि बरसात नहीं होती, लेकिन बाकी समय में पानी हमेशा लगभग बना रहता है। अब ये भी आप समझ गए हिम नदी। अब समझते हैं जलवायु। तो जो जलवायु है, जलवायु का मिट्टी बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान क्या है कि इसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। अपक्षय और अपर्दन समझते हैं कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है। तो जो अपक्षय है, अपक्षय का मतलब होता है कि किसी का क्षय होना। क्षय होना मतलब टूट जाना। किसी भी चट्टान का, हमने आपको सेल में बताया कि सेल क्या होता है, सेल टूट जाता है। यहाँ पर हिमालय है, जब ये नदी निकलती है तो ये नदी जब इन पहाड़ों से गुजरती है तो इन चट्टानों को तोड़ने लगती है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये चट्टान टूट जाते हैं, क्षय हो जाता है। तो उसका हो जाता है अपक्षय, मतलब जितने आगे चट्टान आती हैं उन सबका अपक्षय हो जाता है, टूट जाता है। एवं अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है अपने जगह से हट जाना, बह जाना सॉरी। तो अपर्दन हो जाता है। ये सारी जो मतलब जो कंकड़ पत्थर हैं ये टूटने के बाद में वहां रुकते नहीं हैं। नदियों का जो पानी है वो धीरे धीरे बहाकर लाकर और उनको मैदान में फैला देता है। वो यहाँ पर तो मतलब बड़े बड़े कर रहे थे, लेकिन बारिश जो नदी का पानी है उनके साथ जब ये चलते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और वही आकर फिर उत्तर के मैदानों में फैल जाते हैं। तापमान, तापमान कभी कम रहता है कभी अधिक रहता है, तो तापमान का भी मिट्टी बनने में योगदान होता है। जैसे आप देखो मरुस्थल में तापमान हमेशा बना रहता है, तो वहां की जो मिट्टी है बलुई मिट्टी, वहां पे बारिश भी नहीं होती, इसलिए सूखा पड़ने के कारण वहां की जो मिट्टी है वो मतलब बलुई रहती है और हमेशा वो वहां की जो मिट्टियां हैं वो अस्थिर नहीं रहती है। हमने बताया भी आपको कि राजस्थान का जो एरिया है यहाँ का, ये पूरा का पूरा कैसा है, रेगिस्तान है, क्योंकि वहां पे तापमान भी अधिक है और वर्षा भी नहीं होती, इसलिए हमेशा वो सूखी रहती है। और सूखी रहने के कारण उसका क्या होता है, संकुचन होता है, ना कि फैलाव होता है।
जब मिट्टी सूखेगी तो संकुचन होगा, न कि फैलाव होगा। जब वर्षा होगी उनमें नमी आएगी तो वो मिट्टी प्रसार करेगी, लेकिन जब नमी ही नहीं रहेगी तो प्रसार कहां से करेगी। तो ये हो गया आपका तापमान, ये भी आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं मूल सेलों की प्रकृति की, मतलब सेलों में इसमें क्या हिस्सा है। तो जो सेल हमने आपको बताया है यहाँ पर, सेलों की प्रकृति वही है कि भैया जब जो है नदियां निकलती हैं तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ देती हैं, और वही काम यहाँ भी बरसात के कारण होता है। यहाँ जो कमजोर चट्टानें होती हैं वो भी बरसात के कारण टूट जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा यहाँ और यहाँ होते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। गर्मी भी यहीं ज्यादा होती है, सबसे अधिक गर्मी इन्हीं क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है, मानसून यहीं से उड़ता है। तो मानसून जब यहाँ से उड़ता है तो जो मानसून इस पठार को पार कर गया वो जाकर बरसता है यहाँ, और नहीं पार कर पाया तो वो कहाँ बरसने लगता है, वो यहीं पर बरसने लगता है। तो बात समझ गए होंगे आप। अब जो है बात करते हैं किसका, भूमि की बनावट। तो जो भूमि की बनावट है वो कैसी होती है। अगर भूमि की बनावट बिल्कुल सीधी है तब तो आपकी खेती बढ़िया है, आपके खेती की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर आपके भूमि की बनावट में ढाल है तो जो आपके खेत की उर्वरा शक्ति है वो वर्षा के साथ क्या होगी, बह जाएगी, चली जाएगी, दूसरे के खेत में पहुंच जाएगी या गड्ढे में पहुंच जाएगी। तो उर्वरा शक्ति इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपका खेत बराबर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं बराबर है तो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, वो बह जाती है। तो भूमि की बनावट जो होनी चाहिए वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वनस्पति के प्रकार, वनस्पतियां गिरकर उनकी पत्तियां जब खेतों में गिरती हैं तो वो सड़कर उर्वरा शक्ति का काम करती हैं, आपके खेतों के शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती हैं, ना कि कम करने का। तो वनस्पति का भी योगदान हमारे खेतों के लिए, मृदा के लिए बहुत ही अच्छा है। उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, उसकी ताकत को बढ़ाती है। एक प्रकार कहें तो जैविक का काम करती है, जैव का काम करती है। जैव मतलब ह्यूमस का काम करती है। अब ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस अधिक कहां पाया जाता है, ह्यूमस अधिक पाया जाता है जहां वर्षा ज्यादा होती है। वन जहां होते हैं वहां पर सबसे अधिक जो है ह्यूमस पाया जाता है। जैसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है ब्राजील के वर्षा वन में। कहां, ब्राजील के वर्षा वन में। सॉरी, ब्राजील के वर्षा वन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा ह्यूमस सोचो कहां पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाएगा वर्षा यहां पर होती है और यहां पर होती है, तो ह्यूमस यहीं पर ज्यादा पाया जाएगा। और एक बात और है इसमें कि जैसे कुछ नए जो मिट्टी बनी होती है, नई मिट्टी जो बनी होती है उनमें उनके सेलों के गुण होते हैं। उनके सेलों के गुण कैसे होते हैं, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ज्वालामुखी के द्वारा ये जो पठार बना हुआ है उसी का जो मतलब बहाव, जो तरल पदार्थ यहाँ पर आकर फैल गया है, उसी के माध्यम से ये काली मिट्टी बन गई है। तो इसके जो गुण हैं वो ज्वालामुखी वाले गुण हैं, मतलब इसी पठार के ही गुण हैं इसमें। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मिट्टी बनी हुई है काली मिट्टी, जो कपास के लिए अधिक उपजाऊ होता है, वो इसी पठार का एक प्रकार का हिस्सा है, टुकड़ा है, समझ लो। इधर लेटेराइट मिट्टी, अब ये जो लेटेराइट मिट्टी यहां फैली हुई है ये कंकड़ीली पथरीली होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी है
ये जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर ये जो कमजोर है या बरसात से जो टूट जाता है वही जाकर यहाँ नीचे फैल जाता है। तो अब इसमें जो गुण हैं वो इसी चट्टान के हैं, उसी प्रकार काली मृदा के जो गुण हैं वो इसी चट्टान के हैं। तो इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में मिट्टी की वास्तविकता क्या है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी की में गुण कौन से हैं। अब जैसे ये जो काली मृदा है इसमें लोहा अधिक होता है, चूना होता है और एल्युमिनियम होता है। इसी प्रकार हर जगह पर अलग अलग गुण पाए जाते हैं मिट्टियों में। काली मृदा का अलग होता है, लेटेराइट का अलग होता है, दोमट का अलग होता है, बलुई का अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। ये हम आपको विस्तृत रूप से कल बताएंगे, बढ़िया से बनाकर कि पहाड़ों से जब पानी निकलता है तो कहाँ की मिट्टी क्या बन जाती है। मतलब ये जैसे यहाँ ये निकला तो यहाँ की मिट्टी को क्या कहेंगे, ये तराई की मिट्टी, इधर तराई का मिट्टी हो जाएगा, फिर इधर चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने अपना इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।